हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई अडानी ग्रुप की। तो हमको सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक मेगा मर्जर देखने को मिलने वाला है। अंबुजा सीमेंट के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। तो जो एसीसी लिमिटेड है, ओरिएंट सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है, ये सब के सब आपस में मर्ज होने वाले हैं। खबर आने के बाद में अंबुजा सीमेंट के शेयर्स 10% ऊपर गए, ओरिएंट का भी 10% अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, एसीसी के शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, जो मर्ज एंटिटी बनेगी, इसकी वजह से बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। कहा जा रहा है लॉजिस्टिक्स से ही 100 रुपए पर टन का मार्जिन बचता हुआ दिखाई देगा। अब मेन चीज है रेगुलेटरी का अप्रूवल आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि एक बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएगी और बहुत पावरफुल एंटिटी बन जाएगी। बाकी मीशो की बात करके चले तो पिछले 3 दिन के अंदर 23% मीशो घटता हुआ दिखाई दिया है। देखो भाई, बहुत ऊपर बढ़ गया था अगर देखा जाए तो। कंपनी अच्छी है, ठीक है, आईपीओ अच्छे लेवल पे गया, ठीक है, बट जिस लेवल पे बढ़ती हुई जा रही थी इनकी वैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो करेक्शन तो आना ही था, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट देखो, मेन बात यह है कि मात्र 6% का फ्री फ्लोट है इनका, और रिसेंट आईपीओ में यही चीज हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो बड़ा बल्क ले लेते हैं, रिटेल के पास में कम बचता है। यहाँ पर फ्री फ्लोट मात्र 6% का है। तो अगर 6% के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से हमको फ्लक्चुएशन बहुत हैवी देखने को मिलती है। यूबीएस की बात करके चले तो उनके हिसाब से तो अभी बाय रेटिंग चल रही है भाई। 220 का टारगेट दिया उन्होंने। चॉइस इक्विटी वालों ने बोला है 200 रुपए का टारगेट। बाकी मुझे लगता है जब इतना कम फ्री फ्लोट होना तो सट्टे नहीं खेलने चाहिए। बाकी ओयो का भी आईपीओ आने वाला है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। 6650 करोड़ रुपीस का आईपीओ होने वाला है। कहा जा रहा है 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होगी कंपनी की। इन्होंने बहुत बार ट्राई किया आईपीओ निकालने का, पर हर बार रुक जाते थे, कभी मार्केट कंडीशन, कभी कुछ कभी कुछ। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे ओयो एक अच्छे लेवल के ऊपर है जहां पर आईपीओ निकालेगा, और कहानी थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। अगर हम Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले तो 200 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर राइज है। पिछले साल ये नंबर 87 करोड़ पे था, मतलब पहले भी प्रॉफिटेबल थे, अब और जरा प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू 47% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 12 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल रह रही है, बट 7,000 करोड़ से ऊपर का इनका डेट भी है। बट इतना डेट होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, मतलब बिजनेस बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो आईपीओ आने वाला है, यहाँ पर फ्रेश इक्विटी होने वाली है 6650 करोड़ की, मतलब ये सारा का सारा पैसा यूटिलाइज होगा कंपनी के कामों में। अब आईपीओ आएगा तब क्लैरिटी मिलेगी ये पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। क्या डेट को चुकाने के लिए एक मेजर पोर्शन डाला जाएगा ताकि कंपनी का डेट कम हो और कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होती हुई दिखाई दे, या फिर ये पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी लेंसकार्ट की बात करके चले तो मार्को ऑप्टिकल के अंदर इन्होंने 50% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, तकरीबन 45 करोड़ के अंदर। तो एक नई एंटिटी बनाई जाएगी जो कि जॉइंट वेंचर होने वाला है। इन दोनों का 50-50% दोनों होल्ड करेंगे, और कहीं ना कहीं लेंसकार्ट ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेंसकार्ट का जब आईपीओ होने वाला था ना, तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि भाई लेंसकार्ट का जो पीई रेशियो है वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता, अनटिल अनलेस वो अपना रेवेन्यू 5x कर दे आने वाले 4-5 सालों के अंदर। और इतना रेवेन्यू बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस आप ग्लोबल एक्सपैंड करो या फिर आप नई कैटेगरीज के अंदर उतरो। तो लेंसकार्ट के साथ में दोनों चीजें देखने को मिल रही है। वो स्मार्ट ग्लासेस की तरफ भी जा रहे हैं और दूसरी साइड पे वो ग्लोबल एक्सपैंड भी कर रहे हैं। अभी यूएई में एक्सपैंड कर रहे हैं, चाइना में जॉइंट वेंचर कर लिया, सिंगापुर में चले गए, जापान के अंदर चले गए, थाईलैंड के अंदर चले गए। तो धीरे धीरे करके ग्लोबल एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू शेयर बाहर से भी आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी एक बड़ी चीज है कि भाई इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली लेंस बनाने वाली, तो अपनी ही फैक्ट्री से माल सप्लाई करेंगे तो हायर मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर पाएंगे। तो जो पीई रेशियो थोड़ा जस्टिफाइड दिखाई देगा, और कंपनी के शेयर प्राइसेस 5.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए जब से खबर निकल के आई है। तो बाकी मैं वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी क्विक कॉमर्स की बात करके चले तो इनके मार्जिन एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए बचे नहीं रहे, क्योंकि अभी अगर एफएमसीजी ब्रांड्स को compete करना है इन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो उनको एड चलानी पड़ती है, और जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम से। पहले आपको प्रीमियम लिस्टिंग करनी है, फिर पीक आवर्स की अलग एड चलती है। पीक आवर्स भी दिन में 2 बार आते हैं, 7:30 से 9:30 सुबह और 5:30 से 7:30 शाम को, जिसकी वजह से बिस्किट स्नैक्स के जो मार्जिन है वो 13-15% पे आ गए हैं, जो कि पहले 20-22% हुआ करते थे। तो प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जायडस वेलनेस के सीईओ है, उनका कहना है इस टाइम पे जो क्विक कॉमर्स की एडवांटेज थी वो इरोड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्विक कॉमर्स वाले प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। देखो, यही वाली गेम है सारी की सारी। अगर क्विक कॉमर्स पैसे कमाएगा तो ब्रांड्स उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, अगर ब्रांड्स पैसा कमाएंगे उनके बारे में सोचोगे तो क्विक कॉमर्स पैसा नहीं कमा पाएगा, और अगर दोनों पैसा कमाएंगे तो कस्टमर आपसे माल नहीं लेगा। तो यही है पूरा पूरा माया जाल।
बाकी निखिल कामत जी की बात करके चले तो उन्होंने द फाउंड्री लॉन्च किया है फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर है किशोर बयानी जी, उनके साथ में मिलके। यहाँ पे 90 दिन के अंदर अर्ली से स्टार्टअप बनाना सिखाया जाएगा। बेसिकली पूरी मेंटरशिप होगी कि आप अपना कैसे आइडिया मार्केट के अंदर उतार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऑपरेशंस, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं सच्ची बताऊं 2019 के अंदर मेरा भी ऐसा कुछ करने का मन था, पर मेरे पास में वो कैपिटल नहीं थी, वो विजिबिलिटी नहीं थी, वो नेटवर्क नहीं था, और मुझे लगा कि इस टाइम पे वो फिजिबल नहीं है। मेरा आइडिया ऐसा था कि कोई एक बंदा आएगा मेरे पास में, जैसे मेरा उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलता था, तो मुझे मार्केटिंग समझ में आती थी और मुझे 0 to 1 वाला कंसेप्ट भी समझ में आता था। तो मेरा आइडिया ये था कि कोई स्टूडेंट आएगा मेरे पास में या कोई भी एंटरप्रेन्योर आएगा मेरे पास में, रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखेंगे, हमारे पास ही रहेगा बंदा, उसके बाद में उसका एमवीपी डेवलप कराएंगे। उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी डेवलपमेंट की, बट आज एआई की आने की वजह से कहीं ना कहीं बंदा एक बेसिक एमवीपी लेवल का डेवलपमेंट खुद ही कर सकता है। मतलब अगर मैं 2-4 घंटे किसी को सिखा दूं तो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, मान लो एमवीपी लेवल का। इनफैक्ट मैं कहूंगा एमवीपी से थोड़ा बेटर ही बना सकता है। उसके बाद में मैं ही मार्केटिंग सिखाऊंगा किस तरीके से उसको मार्केट करना है, और जो जो ऐसी चीजें होगी जो मेरी लीग से बाहर होगी, जो मुझे समझ में नहीं आती होगी, तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट्स बुला लूंगा। उस टाइम पे मैं फाउंडर्स अनफिल्टर करता था, तो मुझे लगता था मैं जिन जिन फाउंडर्स को बुलाना चाहूंगा उनको बुला लूंगा, और फाउंडर अनफिल्टर्ड मैं लाइव ऑडियंस के साथ करा करूंगा, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ में। बट जब प्रैक्टिकली इसको देखा ना, तो मुझे लगा यार अभी के टाइम पे फिजिबल नहीं है। बट भाई निखिल कामत जी के लिए ये चीज फिजिबल है, तभी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5,000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। कोई क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए, कोई पिच नहीं चाहिए, बस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव और रेजिलियंस के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा। पार्टिसिपेंट 25% तक अपनी इक्विटी रख सकते हैं, बाकी इक्विटी कहा जाएगी पता नहीं भाई। 4 करोड़ तक की सीड फंडिंग देखने को मिलेगी जो टॉप स्टार्टअप्स होगी, जो अगेन एक अच्छी चीज है। अब कितनी स्टार्टअप्स इसके अंदर आने वाली है इस चीज की अभी क्लैरिटी नहीं है। इस कोहर्ट का डेमो डे होगा और वहां पर इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा और वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। बाकी विजय जी, कुणाल बहल, वरुण बेरी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मेंटर होने वाले हैं। बाकी शार्क टैंक के अंदर एक कंपनी आई थी जॉफ करके, उनका रेवेन्यू भाई 100 करोड़ पार कर गया है। 11% राइज देखने को मिला है अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे, कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ा है ऑलमोस्ट 11% से, बट इसके चक्कर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 32% के लॉसेस करे हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है। जहां पहले कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रही थी, बट अभी स्केल के चक्कर में 17 करोड़ का लॉस कर रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। अगर पहले देखोगे 1 रुपया कमाने के लिए 98 पैसा खर्च किया जा रहा था, आज वो 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 17 पैसे खर्च हो रहा है, जो कि मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा, क्योंकि इस लेवल का रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं है ना। अगर रेवेन्यू ग्रोथ होता भाई 100% का, 200% का, उसके चक्कर में लॉसेस जा रहे हैं तो जस्टिफाइड भी लगता। बाकी एथर की बात करके चले तो वो अपने प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारी करेंसी घटती हुई दिखाई दे रही है और इसके चक्कर में वो 3,000 तक रेट बढ़ा सकते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है तो उनके बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अगर हम एथर की बात करके चले, अभी रिसेंटली रेयर अर्थ फ्री मोटर बनाई उन्होंने, मतलब बाहर से इंपोर्ट मोटर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया के अंदर हो रही है। डॉलर की फ्लक्चुएशन पे फर्क तो पड़ रहा होगा, बट चाहे तो ये उसको कंट्रोल कर सकते थे। 99% लोकलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करके चले तो सेल्स है जो कि बाहर से आ रहे हैं, और शायद इसी चक्कर में रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स इंपोर्ट करे जाते हैं और वो एक ईवी गाड़ी का 30 से 40% कॉस्ट होता है, और हमारी करेंसी टूटने के चक्कर में ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी सीसीआई ने इंडिगो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, जो कि बहुत ही हाई चांसेस लग रहे थे, क्योंकि भाई इन्होंने अपनी मार्केट डोमिनेंस का अब्यूज किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में 4200 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और 2.5 गुना से ज्यादा फेयर प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे कैंसिलेशन के बाद में। मतलब अगर आपको जल्दबाजी है ना, तो आपकी भाई फ्लाइट हमने कैंसिल कर दी है, 2.5 गुना ज्यादा पैसा आप दो, जो कि जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं था। बाकी जेपी मॉर्गन इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने 53,700 करोड़ की डील्स करी है 2025 के अंदर। भाई ये नंबर मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है, और इन्होंने एफआईआईज की गेम क्रैक करी है। अगर देखा जाए ब्लॉक डील्स के अंदर भारती एयरटेल हो गया, इंडिगो का भी रिसेंटली शेयर सेल देखने को मिला था, सिटी ग्रुप के 9.6% शेयर्स बिके, कोटक महिंद्रा कैपिटल के अंदर शेयर्स देखने को मिले, टाटा कैपिटल का आईपीओ, हेक्सावेयर की 1 बिलियन की सेल, तो कहीं ना कहीं बहुत मोटी मोटी सेल्स इन्होंने करी है और अब इन्होंने अपना टॉप स्पॉट ले लिया है। अगर इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट्स की बात करके चले, 2020 के बाद ये नंबर आया है भाई इनका। 2020 से पहले लीडर थे, उसके बाद में खो से गए थे। बाकी इंडिया के अंदर आईटी हायरिंग की बात करके चले तो वो 16% बढ़ती हुई दिखाई दी 2025 के अंदर। एक साइड पे हम देख रहे हैं एआई बहुत सारा डेवलपमेंट का काम कर रहा है, बट हायरिंग जो हो रही है ना, वो एआई एमएल में हो रही है, क्लाउड में हो रही है, डेवऑप्स में हो रही है, साइबर सिक्योरिटी में हो रही है, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी फील्ड्स
एआई से रिलेटेड है। अगर एआई बढ़ रहा है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम टीयर 1 सिटीज की बात करके चले तो 88 से 90% जॉब्स यही हैं। इसके अलावा इंडियन रियल एस्टेट की बात करके चले तो 10.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है 2025 के अंदर। ये 17% राइज है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करके चले तो। क्योंकि करेंसी वगैरह तो भाई फ्लक्चुएट करती रहती है, जमीन अपनी हो तो भाई सुकून मिलता है लोगों को। बाकी जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज से हो सकता है माइग्रेशन देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा बीजेपी की बात करके चले तो भाई बीजेपी को 6088 करोड़ की डोनेशन मिली फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात करके चले तो। और भाई मजे की बात यह है कि टोटल पॉलिटिकल डोनेशन का 85% बीजेपी को ही मिला है। बाकी सारा को देखो एक बार, आप चार्ट के अंदर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, बाकी सब कहीं नहीं भटक रहे भाई। कांग्रेस है थोड़े से लेवल के ऊपर, बाकी तो कोई है ही नहीं आसपास। इसके अलावा लैरी एल्सन की बात करके चले तो उन्होंने $40 बिलियन पर्सनल गारंटी देने की बात करी है वार्नर ब्रदर्स वाली डील के अंदर। एक्चुअली पैरामाउंट वार्नर ब्रदर्स को खरीदना चाहता है। पैरामाउंट भाई लैरी एल्सन के बेटे की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं अपने बेटे की ये हॉस्टाइल टेक ओवर को सपोर्ट करने के लिए वो ये बात कर रहे हैं। पैरामाउंट ने जो टर्मिनेशन फीस थी उसको भी बढ़ा दिया है, $5.8 बिलियन कर दिया है। पता नहीं भाई ये क्या होगा। देखो लैरी एल्सन चाहते हैं ये डील हो जाए और उनको लगता है कि अगर ये रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जाएगी ना तो डोनाल्ड ट्रम्प को बोल के करवा ही देंगे। भाई कहीं ना कहीं कुछ भी बोलो भाई, ये खबरें आने से स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं इन दोनों के। वार्नर ब्रदर्स के 3.5% शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, पैरामाउंट 4.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बाकी बाइटडांस की बात करके चले तो $500 बिलियन की वैल्यूएशन उन्होंने हिट कर दी है। अभी एक दो दिन पहले ही हमने बात करी थी, बाइटडांस की जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड नहीं है भाई। $500 बिलियन पे भी पहुंच गए हैं, बट $50 बिलियन का प्रॉफिट भी कर रहे हैं। ओपन एआई जो टारगेट कर रही है अभी वो $830 बिलियन कर रही है, स्पेसएक्स $800 बिलियन कर रही है। ये जो कंपनियां है ना ये भाई इस लेवल पे प्रॉफिट पे नहीं है। और बाइटडांस कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, एआई के अंदर भी काम कर रहा है, टिकटॉक भी नहीं का है। ऑल्दो यूएस का टिकटॉक वर्जन तो अब इनका नहीं रहा, मतलब 20% शेयर ही रह जाएंगे। बाकी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में और बाकी कामों में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लिया भाई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उनसे पंगा लिया था ना। 43% का टैक्स लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के डेयरी इंपोर्ट्स के ऊपर। और क्यों किया गया मैं आपको समझाता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने चाइना के ऊपर 45.3% ईवी टैरिफ लगाया था, क्योंकि भाई चाइना की गाड़ियां बहुत कॉम्पिटिटिव है और यूरोपियन मार्केट खराब कर रही थी वो। तो उन्होंने कहा भाई हम टैरिफ लगाएंगे 45%, मतलब ऑलमोस्ट मान लो गाड़ी आपको डबल महंगी मिलेगी, जिसकी वजह से जो चाइना की कॉम्पिटिटिवनेस है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद में चाइना वालों ने सबसे पहले इनके पोक के ऊपर 20% टैरिफ लगाया, ब्रांडी के ऊपर ऑलमोस्ट 35% लगाया, और अब डेयरी इंपोर्ट्स के ऊपर भी लगा रहे हैं, जैसे चीज हो गई, दूध हो गया, क्रीम हो गया, सब कुछ। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करके चले तो भाई ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दिया है, और इस साल में 50 बार चला गया है ऑल टाइम हाई। मतलब अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे समझ में आएगा ये गोल्ड तो बस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बीच में हल्की सी करेक्शन आई थी, ऐसा लगा था इस रेट पे सेटल डाउन होता हुआ दिखाई देगा, बट भाई ये सेटल नहीं हो रहा। और सिल्वर भी ऐसा ही है, 140% इस साल में बढ़ा है, $70 का रेट क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है सिल्वर। अभी फेड ने रेट कट किया है, उसके बाद में गोल्ड सिल्वर में दोनों में उछाल देखने को मिला है। बट हमारी मार्केट की बात करके चले तो हमारी मार्केट फ्लैटर दिखाई दी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, मतलब थर्ड डे हो गया है इनफ्लो का बात करके चले तो। बट डीआईएस की बात करके चले डोमेस्टिक वालों की, तो उन्होंने 800 करोड़ बेचा है। ये कहीं ना कहीं ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखोगे जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो डीआईएस बचा रहे होते हैं, अब जब एफआईआईस का पैसा आ रहा है तो डीआईएस पैसा निकाल रहे हैं। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।